Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू माई चैनल LH रजिस्टर्ड। हम 9th क्लास के अप टू डेट सिलेबस 2026 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के साथ साथ मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है और साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे हम रीडिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये अप टू डेट सिलेबस है बेसिकली। इस बार बोर्ड में इसी में से पेपर आएगा। ओके, तो हम चैप्टर 10 यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं इसमें आपको MCQs डिटेल में बताऊंगी कि इस MCQs का ऑप्शन कौन सा है और क्यों बनता है, ताकि तो आपके कोई भी कंसेप्ट हो या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली या प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, वो इसको अच्छे से ग्रो थ्रू हो जाए। ओके, तो सबसे पहले है पेज नंबर है 164 आपकी बुक का है। तो फर्स्ट वन इज़ डैट द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट हम करेंगे। इसमें से ए वाले पार्ट में है MCQs दिए गए हैं कुछ। अब इन MCQs को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फिशन मेथड रिप्रोड्यूस हुआ था। तो हमने बाइनरी फिशन मेथड में हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि एक जो सेल है वो दो सेल में डिवाइड होते हैं। तो इसमें यीस्ट है, बैक्टीरिया है, राइजोपस है, प्लांट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डैट इज़ अ बैक्टीरिया। बाइनरी फिशन में बेसिकली एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो डैट इज़ ऑप्शन है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सेकंड MCQs, जिसमें है व्हाट इज़ अ प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, यानी कि प्राइमरी मेथड कौन सा है रिप्रोडक्शन इन यीस्ट में। तो हमने पढ़ा था यीस्ट में बेसिकली ये यीस्ट है। अब इस यीस्ट के ऊपर एक बर्ड लाइक यानी कि बर्ड लाइक ओट ग्रोथ बनी होती है। अब इस बर्ड लाइक ओट ग्रोथ को हमने नाम दिया था डैट इज़ द बडिंग। तो सेकंड MCQ का ऑप्शन है डैट इज़ बडिंग, यानी कि प्राइमरी मेथड रिप्रोडक्शन का यीस्ट में है डैट इज़ बडिंग। अब नेक्स्ट है थर्ड, आप साथ साथ मार्क करते जाएं ताकि मैं टर्न ओवर करती जाऊँ नेक्स्ट पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ट्रू अबाउट, ये थर्ड वाला MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, यानी कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फंजाई के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट सेकंड बी है दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। नो, ये भी नहीं है। अब डी वाला देखिए आप, द स्पोर प्रोड्यूस टू विद स्टैंड हार्श कंडीशन। नो, इसमें स्पोर तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन विद हार्श कंडीशन में नो। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, द स्पोर कैन ओनली ग्रो इनटू टू न्यू फंजाई इन अ ड्राई इन्वायरमेंट। यस, ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पोर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं न्यू फंजाई में जब कंडीशन क्या होती है, ड्राई होती है। तो आप साथ साथ मार्क करते जाएं ताकि मैं इसको रिमूव करके नेक्स्ट टर्न ओवर करती जाऊँ। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ MCQ, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फोर्थ MCQ कौन सा है। व्हाट हैपन इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन, यानी कि जब भी हार्श कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया में क्या होता है। हमें पढ़ा था कि बैक्टीरिया की ये सेल है, इसमें एक सेल वाला होता है, एक ओटर सेल होती है। इसमें दरम्यान में इसके क्या कहते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड जिसको हमने नाम दिया था DNA प्रेजेंट होता। अब इस बैक्टीरिया में क्या होगा कि अब जो उन्होंने क्या बताया है कि बैक्टीरिया को जैसे ही इसे हार्श कंडीशन होगी, यानी कि स्ट्रेस होगा इन्वायरमेंट में, तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होगा तो हमने पढ़ा था एक ओट लाइक कवरिंग बन जाएंगे, ओट लाइक ओट ग्रोथ, जिसे हमने नाम दिया था सिस्ट, यानी कि एक मजबूत वॉल बन जाएगी जिसे हमने सिस का नाम दिया था। अब उस सिस में प्रेजेंट थे बेसिकली एंडोस्पोर्स। अब देख लेते हैं आपके MCQs में ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। क्रिएशन ऑफ द बर्ड एट द डिटैच फ्रॉम द सेल। नो, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल सेल एंडोस्पोर। यस, डैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, डैट इज़ अ बी। कि क्या बनता था ड्यूरिंग जैसे हार्श कंडीशन होती थी, इन्वायरमेंट में स्ट्रेस आता था, तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरी बन जाती थी। उस लेयर को हमने नाम दिया था सिस्ट। और वो सिस्ट क्या है बेसिकली, उस सिस्ट में बेसिकली क्या होता है, एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होता है, थिक वॉल एंडोस्पोर्स होती है, यानी कि थिक वॉल होती है वो। नेक्स्ट है MCQ है फिफ्थ, व्हाट इज़ अ फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल है रनर की कौन सी थी। तो ये आपको पता है कि हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रनर की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल थी डैट इज़ स्ट्रॉबेरी। तो रनर बेसिकली आपने पता है कि रनर कौन से थे, ऐसे जो जिसमें आप वर्ड और डोन वर्ड क्या हो, उसकी रूट्स हो और वो क्या हो, ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते जाए, हम उसे रनर कहेंगे। अब जैसे ही ऐसा अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल थी इसकी डैट इज़ स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा प्लांट है जो कि ज़मीन के साथ साथ ग्रो करता जाता है। तो इसी वजह से हमने इसका नाम दिया डैट इज़ रनर। अब नेक्स्ट है MCQs है डैट इज़
विच प्लांट प्रोपोगेट थ्रू ट्यूबर्स, तो ऐसे प्लांट वो कौन सा प्लांट है जो ट्यूबर्स के थ्रू ग्रो करता है। तो हमने पढ़ा था कि और ट्यूबर्स में बेसिकली ये एक पोटैटो था। इस पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे, आपने अक्सर घरों में भी देखे होंगे, छोटे छोटे इस तरह के बड बने होते हैं। अब उस बड को हमने नाम दिया था ट्यूबर्स का। क्या नाम दिया था? ट्यूबर्स का। तो यही बात वो पूछ रहा है कि प्रोपोगेट थ्रू द ट्यूबर कौन सा प्लांट था। तो बेसिकली वो था डैट इज़ पोटैटो, यानी कि आलू का एक ऐसा बीज है जिससे प्रोपोगेट के थ्रू एक नया पौधा ग्रो किया जा सकता है। ओके, ये MCQ 6। नेक्स्ट MCQ 7 में है द हॉरिजेंटल वर्व ग्रोन स्टेम विच प्रोड्यूस लीव एंड रूट एंड इट्स नोड, यानी कि एक हॉरिजेंटल स्टेम है जिसमें क्या होता है कि उसमें स्टेम भी प्रेजेंट है और उसमें लीव्स भी होते हैं और रूट्स और नोड। तो डैट इज़ अ स्टोलन। तो क्योंकि हमने स्टोलन में पढ़ा था कि इसकी बेसिकली ये डेफिनेशन स्टोलन की, द हॉरिजेंटल वर्व ग्रोन स्टेम डेट प्रोड्यूस लीव एंड रूट इट्स नोन एज नोड्स। ये है MCQ 7 का, डैट इज़ अ स्टोलन। अब हम नेक्स्ट अपने MCQs की तरफ जाते हैं, MCQs नंबर 8 की तरफ। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है MCQs नंबर 8, जिसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प इन अ प्लांट फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प आउट नहीं करता। तो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में राइजोम है, क्रोम है, रनल है, बल्ब है, और तो इसमें सारे ऑप्शन, राइजोम भी आ जाएगा, क्रोम भी आ जाएगा और रनर भी आ जाएगा, लेकिन फ्लावर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आता, क्योंकि हमने फ्लावर की डेफिनेशन पढ़ी थी। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फ्लावर क्या है। ये मैं ऑलरेडी भी लिखवा चुकी हूँ, अगेन मैं लिखवा रही हूँ कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली तो आप जाके फ़ौरन जाके आप पहले आप पिछली क्लासेस का सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर करें, देन आप एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इसे हम फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट MCQ है 9, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग द पोलन, यानी कि फ्लावर का कौन सा हिस्सा पोलन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था पोलन्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेमन में प्रेजेंट होते हैं। उस स्टेमन के 2 पार्ट थे, एक एंथर था और एक फिलामेंट था। तो ये बेसिकली एंथर में जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं, तो एंथर में क्या अक्सर ये MCQs भी आ जाता है, और यानी कि एक तो ये डायरेक्ट है ना कि ऐसे पूछ लिया गया कि फ्लावर में कौन प्रोड्यूस, किस पार्ट में पोलन प्रोड्यूस होते हैं। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि एंथर में बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है। तो एंथर में पोलन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपने करेक्ट करना है, डैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQs 9 के बाद है डैट इज़ 10 की तरफ। ओके, अब ना साथ साथ इसको मार्क करते जाए। मैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब हम MCQs नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो MCQs नंबर 10 है, डैट इज़ विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। इनमें से कार्पल का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो हमें पता है कि मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि कार्पल क्या है। कार्पल में बेसिकली 3 यूनिट होते हैं, एक स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओव्यूल है। अब देखिए इनमें स्टाइल भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट, डैट इज़ ऑप्शन फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट बेसिकली कार्पल में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है 11 MCQs है, डैट इज़ विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फीमेल गोमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट। तो फीमेल गोमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट को हमने नाम दिया था डैट इज़ गाइनेशियम। तो गाइनेशियम का हमने क्या बताया था कि गाइनेशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो इसका ऑप्शन है डैट इज़ बी, यानी कि ओव्यूल। नेक्स्ट है 12 है MCQs नंबर द मेल गोमेटोफाइट इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो मेल गोमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट को हमने नाम दिया था डैट इज़ एंडोशियम। अब एंडोशियम में बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? फ्लावरिंग प्लांट इज़ आल्सो नोन एज। तो बेसिकली इसका ऑप्शन है डैट इज़ पोलन ग्रेन, यानी कि मेल गोमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट को हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 30। इनमें इसमें क्या है कि इन द लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लाइड। इसमें बेसिकली एक टाइम आया था जिसमें 3 सेल डिवाइड हुए थे, यानी कि ट्रिप्लाइड सेल बने थे। उन ट्रिप्लाइड सेल्स में बेसिकली हम उसको नाम दिया, यानी कि 2 × 2 × 2 तो 8 सेल्स बने थे, जिसको हमने नाम दिया था डैट इज ट्रिप्लाइड। यानी कि जब मियोसिस या माइटोसिस की कंडीशन में ट्रिप्लाइड सेल बने थे, वो किस स्ट्रक्चर में बने थे। तो डैट इज ऑप्शन इज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि उस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में एक एग सेल था और एक फियन ऑफ न्यूक्लियस था और एक स्पर्म था, इस वजह से हमने इसको नाम दिया था एंडोस्पर्म ऑफ न्यूक्लियस का। तो ये है क्वेश्चन, यानी कि MCQs नंबर 30 का ऑप्शन सी है, एंडोस्पर्म ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है MCQs नंबर 14। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड इनसाइड, यानी कि एम्ब्रियो सैक कहाँ बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं। तो डैट इज़ द ऑप्शन इज़ अ डी, कि एम्ब्रियो सैक बेसिकली ओव्यूल्स में पढ़ते हैं, और ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई भी कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है तो अगेन आप वो जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकता है।
कि एम्ब्रियो सैक बेसिकली ओव्यूल में किस तरह बनते हैं। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ इन्वॉल्व होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टू मेल गमीटोफाइट। ओके, सबसे पहले मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता देती हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक एग सेल होगा, एक फीन ऑफ न्यूक्लियस होगा और 2 स्पर्म सेल होंगे, जिसे हमने नाम दिया था डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन, हम उसे नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारे पास एक एग सेल, एक फीन ऑफ न्यूक्लियस और 2 स्पर्म सेल होंगे। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द 2 मेल गमीटोफाइट, नो, इसमें एक एग सेल तो है लेकिन मेल गमीटोफाइट है, नो। फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 एग सेल हैं द सेम एम्ब्रियो सैक बाय द 2 स्पर्म, 2 एग सेल हैं और 2 स्पर्म सेल है, नो। नेक्स्ट है ऑप्शन डी देखें, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, यानी कि एग तो है एंड द ट्यूब सेल एंड 2 स्पर्म, नो, यानी कि एक एग सेल है 2 स्पर्म सेल है लेकिन ट्यूब सेल है, नो। अब ऑप्शन है डेट इज सी। अब ये देखें ध्यान से, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, यानी कि एक एग सेल भी प्रेजेंट है, फीन ऑफ न्यूक्लियस भी हमारे पास प्रेजेंट है, 2 स्पर्म सेल है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी कि इसमें क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। हमने अभी क्या बात की थी, डबल फर्टिलाइजेशन में एक एग सेल होगा, एक फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, 2 स्पर्म सेल होंगे, जिस वजह से हमने नाम दिया था डैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डैट इज़ द बी पार्ट, राइट द शॉर्ट आंसर। इसमें शॉर्ट आंसर के हमने आंसर देने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट है डैट इज़ राइट द शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन अ यीस्ट, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है बडिंग इन अ यीस्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन मार्क करवा देती हूँ, डैट इज़ आप डायरेक्ट पेज नंबर 152 ओपन करें। शॉर्ट नोट बडिंग इन यीस्ट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है पेज नंबर 152, जिसका आंसर है डैट इज़ आपने यहाँ से लेकर तो एग्जैक्ट सेम एज इट यहाँ तक लिख देना। अगर आपको ये वाले यानी कि ये वाली रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, तो जो मैंने साथ लेक्चर में आपको नोट करवाया था स्लाइड बना के, तो आप वो लिख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो इसका आंसर आपने ये बडिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब साथ में इसकी आपने ये डायग्राम भी रेडी करनी है, ये वाली। ओके, दिस इज़ डायग्राम भी आप साथ साथ रेडी इसको ड्रा करेंगे, और इसको ड्रा कर किस तरह करना है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन अ फंजाई। तो स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फंजाई में आप डायरेक्ट पेज नंबर 153 ओपन करें। तो 153 के पेज नंबर आप ओपन कर चुके हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम पेज नंबर 153 ओपन कर चुके हैं। द डैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फंजाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब इसको आपने यहाँ से लेके तो यहाँ तक लिखना है। अब इसमें सिर्फ 2 मेन पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। एक आपने बताना है स्पोरेंजिया क्या है, एक आपने बताना है स्पोर्स क्या होते हैं जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, और एक आपने बताया कि राइजोपस क्या होते हैं। बेसिकली राइजोपस को हम ब्रेड मोर्ग भी कहते हैं, और साथ में आपको ये डायग्राम ड्रा करनी है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अब पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस स्पोर फॉर्मेशन इन अ फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो स्पोर फॉर्मेशन फंजाई और बैक्टीरिया में अगेन पेज नंबर 153 पे इसका लास्ट वाला पैराग्राफ इसका आंसर है। ओके, तो आप पेज नंबर ओपन कर चुके हैं। तो ये है क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि जिसमें एडवांटेजेस लिखने हैं स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फंजाई के। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें स्पोर फॉर्मेशन, इसमें आप मेन पॉइंट आपने जो डिस्कस करने वाला है डैट इज़ एंडोस्पोर। अब ये एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ द फंजल सेल। तो आपने ये डिटेल में लिखना है कि एंडोस्पोर्स क्या होता है। तो ये है बेसिकली इसके एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्स के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 है डैट इज़ डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर थ्रू द रनर, यानी कि हमें डिस्क्राइब करना है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में रनर में बेसिकली होती कैसे है। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक पेज नंबर 153 से नेक्स्ट है पेज नंबर, इसमें है 154। 154 में जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले, ओके, तो जैसे कि स्क्रीन पे देख चुके हैं, हम ओपन कर चुके हैं पेज नंबर 154। इसमें आंसर है डैट इज़ ये वाला आंसर। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है। अब अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, तो जो मैंने अपने आपको साथ साथ राइट डाउन करवाया था ना लेक्चर में, तो वो आपने राइट डाउन करना है। ओके, अगर किसी ने कोई क्लास वगैरह नहीं ली तो वो जाके अगेन अपनी वो क्लास ले सकते हैं, ताकि वहाँ से अपने शॉर्ट से, मैंने एक लाइन में 3-4 लाइन में रनर्स के बारे में बताया था कि रनर में कितने पॉइंट्स आपने राइट डाउन करने, तो वो ईजी से स्टेप आप लिख सकते हैं। साथ में इसकी आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। अब मैं तो बेसिकली भी स्टूडेंट को जब तक वो डायग्राम नहीं बनाते तो मैं मार्क्स नहीं देती।
अब आपके टीचर पर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि आपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं तो इसमें आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। तो आप ये साथ में डायग्राम बनाएंगे और इजी से डायग्राम जैसे भी आपको आती है, लेकिन आपने मेंशन ज़रूर करना है कि इसमें नोड कौन सा, स्टोलन कौन सा है और न्यू प्लांट कैसे ग्रो होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है डेट इज़ 5 के स्टेट हाउ द पोटैटो रिप्रोड्यूस टू द ट्यूबर्स, यानी कि हमने ये बताना है कि पोटैटो ट्यूबर से किस तरह ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले अगेन पेज नंबर 154 पे मूव आउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले आपने पेज नंबर ओपन करना है 157। तो हम अपनी बुक का पेज नंबर 157 ओपन कर चुके हैं। तो ये है बेसिकली इसका आंसर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सबसे पहले आप एडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस के बाद आप अगेन इसमें डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ तक आपने ये दोनों पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आपको ये दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं तो अगेन मैं बता रही हूँ, मैंने जो आपको साथ साथ राइट डाउन करवाया था वहाँ से कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फोर ओरल प्रेजेंट इन अ फ्लावर एंड आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द ओरल। तो बेसिकली इसमें आपने फ्लावर्स के 4 पार्ट्स के नाम बताए हैं, कोई से भी 4 पार्ट्स के नाम, जिसमें आप कार्पल लिख सकते हैं, एंडोशियम, गाइनेशियम, स्टेमन एंड कार्पल, ये 4 हो गए हैं। तो बस आपने इतने लिख देने हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियस विद द एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावर, यानी कि आपने फॉर्मेशन ऑफ एग सेल किस तरह बना था, पोलर ऑफ न्यूक्लियस किस तरह बना था, और एम्ब्रियो सैक यानी कि फ्लावर्स में प्रेजेंट था वो किस तरह बना था। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ओके, तो हम अपने नोट्स ओपन कर चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन था डैट इज का ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद द एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावर। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि डिप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल से इसमें बना था, अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल्स के दौरान, और इसमें 1 मेगास्पोर मदर सेल डिवेल्प किया था एम्ब्रियो सैक्स में, और वेयर द 1 न्यूक्लियाई फॉर्म द एग सेल एंड 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द सेंटर टू फॉर्म द पोलर न्यूक्लियाई। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो कि बेसिकली इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल्स बना था और एक 2 न्यूक्लियाई बने थे और एक एग सेल बना था, और जो पोलर न्यूक्लियाई उसके सेंटर में प्रेजेंट था इस सेल, वो सेल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक मैं फिर से बता रही हूँ, एक फियन ऑफ न्यूक्लियस, एक एग सेल था, फियन ऑफ न्यूक्लियस था, और यहाँ पे अगेन एक स्पोर सेल था, और ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट था, ये सीड यानी कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट था। ओके, तो ये आप राइट डाउन कर सकते हैं इसका आंसर, यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसका ईजी सा आंसर है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपने बताना डिफरेंस बिटवीन द ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये मैं ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे शॉर्ट में अपलोड कर चुकी हूँ कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इन बैक्टीरिया एंड वीबा, ये भी ऑलरेडी मैं शॉर्ट अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। बेसिकली आपने सिर्फ कहीं नहीं जाना, सिर्फ इसी चैनल के शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डिटेल में वीडियोस सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है डिफरेंस स्टोलन और राइजोम, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुकी हैं, ये भी इसी चैनल के शॉर्ट्स में मैंने ये अपलोड किया है। नेक्स्ट है बल्ब एंड क्रोम, तो इसमें आप बल्ब्स और क्रोम में आप डिफरेंस लिख देंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये इसमें भी शॉर्ट में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी अगेन मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट में। क्या करना है, इसी चैनल पर जाना है और शॉर्ट पर क्लिक करना है, आपको ये सारी वीडियो और डिफरेंस बिटवीन जितने भी डिफरेंस होंगे ना आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, तो आपने साथ साथ राइट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल कीमेटोफाइट, ये भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है केलेक्स एंड करोला है, इसमें केलेक्स करोला में साथ साथ अपने डायग्राम भी ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट ये भी बता चुकी हूँ। ओके, स्टेमन एंड कार्पल में क्या डिफरेंस है, तो स्टेमन और कार्पल में बता चुकी हूँ। स्टेमन में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं और कार्पल्स के कितने पार्ट्स, ये भी डिटेल में हम वीडियो पढ़ चुके हैं। ओके, देख सकते हैं लेबल द गिवन द डायग्राम फ्लावर। अब इसमें बेसिकली आपने जो फ्लावर की आपको जो डायग्राम थी हमने डिटेल में पढ़ी थी, उसमें आपने क्या करना है, इसको लेबल करना है। अब आपने लेबल किस तरह करना है कि सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये कार्पल का पोर्शन है, यानी कि ये क्या है, ये कार्पल का पोर्शन है। पेज नंबर 159 आप साथ साथ ओपन करें, तो साथ साथ उसकी तरफ देख के भी कर सकते हैं, और मैं इधर भी आपको राइट डाउन करवाती हूँ। ये ओवरी पार्ट है, ये इसका क्या है, सबसे पहले ये वाले इधर का आएगा डैट इज़ स्टिग्मा, ये स्टिग्मा आएगा, और इस ये से हम ये इस पार्ट को हमने नाम दिया था, ये इसका क्या है, स्टाइल है, ये इसका क्या है, ये इसकी पेटल्स हैं,
ज़ाहिर है जो कलरफुल पार्ट होगा वो पेटल्स होंगी, जिनके जिसे हमने पेटल्स का नाम दिया था। ओके, तो ये बेसिकली ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये बेसिकली क्या है, इसे हमने ओव्यूल्स का नाम दिया था। और ये इसका फिलामेंट है, और ये इसका ये जिसे हमने क्या नाम दिया था, डैट इज़ सेपल का नाम दिया था। अब अच्छा, सेपल्स हैं, एप्पल हैं, और ये रिसेप्टिकल्स हैं, और ये साथ में क्या है इसके, एक ओवरी है, ओव्यूल्स है। ये सारी चीज़ें आपकी पेज नंबर 159 पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सी में क्या क्या बताया गया। अभी हम थोड़ा सा ग्रो थ्रू हो जाते हैं कि इसमें क्या बताया गया है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर सी में बेसिकली आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। अभी तक हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं उसके बाद आएंगे ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन में कह रहा हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए इस चैप्टर के रीडिंग के नोट्स प्लस एक्सरसाइज के नोट्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने पूछना है, कहीं और मैसेज नहीं करना, क्योंकि कहीं और मेरी टीम अवेलेबल नहीं होती। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।